बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में इंशाल्लाह हम पहले टॉपिक का आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन है पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन ऐसा है जिसमें मोशन बार बार रिपीट होता है ख़ास वक्त के बाद। इसकी मिसाल ऐसे है कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है और हर एक साल के वक्त के बाद दोबारा उसी तरह से वो सर्कल कंप्लीट करती है। इसी तरह इसकी मिसाल ऐसे भी है, एक बच्चा है वो झूला झूल रहा है, लेफ़्ट राइट बार बार मूव कर रहा है, तो एक ख़ास वक्त के बाद बार बार एक ही मोशन को रिपीट करता है, तो ये भी पीरियोडिक मोशन है। तो पीरियोडिक मोशन के अंदर मोशन बार बार रिपीट होता है और एक ख़ास वक्त के बाद इस वक्त के हिस्से को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। इसको कैपिटल टी से ज़ाहिर करते हैं। यहाँ पे वो इंट्रोडक्शन इस तरह से करवाता है कि सबसे पहले वो आपको बताता है वाइब्रेटरी मोशन की डेफिनेशन, कि जब एक बॉडी अपनी मीन पोजीशन के गिर्द एक पॉइंट के गिर्द बार बार आगे पीछे मूव करती है, इसको हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। कहते हैं हम 10th क्लास में अब इसका एक और नाम भी बार बार जो है लेंगे और वो है ऑसिलेशन। तो हम वाइब्रेशन को ऑसिलेशन भी कहेंगे और वाइब्रेटरी मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन भी बोलेंगे। अब वाइब्रेटरी मोशन की हम एक एग्जांपल देखते हैं। ये आपके सामने मैस स्प्रिंग सिस्टम है। एक स्प्रिंग के साथ हमने मैस लटका दिया और ये तकरीबन इसका सेंटर पॉइंट जो है ये 50 सेंटीमीटर पे आपको नज़र आ रहा है। बिना डिस्टर्ब किए बॉडी जिस पोजीशन पर होती है उसकी इस पोजीशन को हम नाम देते हैं मीन पोजीशन का। अब इस मीन पोजीशन से मैं इसको डिस्टर्ब करता हूँ और मैं इसको 50 सेंटीमीटर से ले जाता हूँ 40 सेंटीमीटर आगे, यानी 90 सेंटीमीटर पे। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ से छोड़ूंगा तो ये वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन कहलाती है, जो एक वाइब्रेटरी मोशन के दौरान मैक्सिमम फासला रखती है अपनी सेंटर पोजीशन से मीन पोजीशन से। और वाइब्रेटरी मोशन में फ़ासले से मुराद हम हमेशा लेंगे डिस्प्लेसमेंट, यानी सीधा रास्ता, सिरात मुस्तकीम, शॉर्टेस्ट पाथ। और ये याद रखिएगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से लिया जाता है इसका स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा मीन पोजीशन होगी। अब जैसे ही हम इस मैस को छोड़ते हैं तो ये वाइब्रेट करना शुरू करता है। ये देखें, अब असूलन हमें लगता है कि इसे यहाँ पे रुक जाना चाहिए, लेकिन ये मीन पोजीशन से आगे जाता है और 40 सेंटीमीटर हमने इसको मीन पोजीशन से इस तरफ मूव किया था और 40 सेंटीमीटर ही ये दूसरी तरफ भी जाता है। तीसरी पोजीशन अब आई है, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है। मीन पोजीशन के दोनों अतराफ मैक्सिमम फासला जो है जहाँ तक बॉडी वाइब्रेट करती है, वो दोनों अतराफ़ की जो पोजीशंस हैं वो एक्सट्रीम कहलाती हैं। हम पोजीशंस को नाम भी दे देते हैं। मीन पोजीशन को ओ कह देते हैं, एक एक्सट्रीम पोजीशन को नाम दे देते हैं ए का और एक को बी का। तो जब बॉडी को हमने डिस्टर्ब किया, अब ये वाइब्रेट करना शुरू हो गई, मीन से एक्सट्रीम और फिर एक्सट्रीम से मीन। पहले लॉन्ग क्वेश्चन के मुताबिक अब हम इस मैस स्प्रिंग सिस्टम की वाइब्रेशन को डिटेल से एनालाइज करेंगे। बुक में ये टॉपिक काफ़ी लेंथी था, तो इससे बचने के लिए ये नोट्स हैं। इसके अंदर हेडिंग्स भी लगा दी गई हैं, लेंथ भी काफ़ी छोटी कर दी गई है, तो अब आपके लिए याद करना भी आसान होगा और एक तरतीब के अंदर है। सबसे पहले हम इसमें कुछ अहम बातें कंसीडर कर लेते हैं। कहते हैं फ़र्ज़ कर लें कि मैस एम जो है वो अटैच है स्प्रिंग के साथ, और ये ऐसा स्प्रिंग है कि जिसका एक सिरा उस टेबल के साथ एक फ़िक्स हिस्सा है उसके साथ बंधा हुआ है, और ये स्प्रिंग और मैस एक टेबल के ऊपर पड़े हुए हैं और वो सरफेस टेबल की बहुत ही स्मूथ और फ्रिक्शन लेस है, यानी बिल्कुल उसमें फ्रिक्शन मौजूद नहीं है। अब हम क्या करते हैं, वाइब्रेशन इसमें पैदा करते हैं और फिर उसको डिटेल से देखते हैं। अगर हम मैस एम को उसकी मीन पोजीशन जो कि ओ है उससे उठाकर उसको एक्सट्रीम पोजीशन ए पर ले जाएं अपनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके, तो कहता है ये कुछ फासला एक्स कवर करेगा। याद रखें, ये जो डिस्प्लेसमेंट एक्स है ये मीन पोजीशन से बाहर एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ होगा। जब आप इस मैस को मूव करेंगे तो स्प्रिंग इस मैस के ऊपर एक फ़ोर्स लगाएगा क्योंकि वो वापस जाना चाहता है, जिसे हम रीस्टोरिंग फोर्स कह चुके हैं। रीस्टोरिंग फोर्स क्या होती है? ऐसी फोर्स जो ऑसिलेशंस करते हुए बॉडी को, यानी वाइब्रेट करती हुई बॉडी को हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लाना चाहती है। अभी जब टॉपिक ख़त्म होगा तो आपको ये कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर होगा। अभी ये अपनी मीन पोजीशन पे, अब मैं इसको ले जाऊंगा एक्सट्रीम पोजीशन ए पे। स्प्रिंग चाहता है ये दोबारा मीन पोजीशन पे आ जाए, तो ये स्प्रिंग इसे मूव करना चाहता है ओ की तरफ, और हमने इसे डिस्प्लेसमेंट कवर करवा दिया ओ से,
ए की तरफ। स्प्रिंग की रिस्टोरिंग फोर्स जो स्प्रिंग इस वक्त लगा रहा है उसको हम फाइंड कर सकते हैं अपने हुक्स लॉ के फार्मूले से, क्योंकि वो भी ऐसे ही सिनेरियो में ड्राइव किया था कि एक स्प्रिंग कांस्टेंट है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है जो मीन पोजीशन से बाहर की तरफ लिया जाता है, और नेगेटिव साइन ये शो करता है कि जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट लगती है। अब स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में हमने मज़ीद ये पढ़ा था कि स्प्रिंग कांस्टेंट हमें ये मेजर करके बताता है कि स्प्रिंग जो है वो कितना हार्ड या सॉफ्ट है। इस प्रॉपर्टी को स्टिफनेस कहते हैं। तो अगर तो के की वैल्यू ज़्यादा है देन स्प्रिंग इज़ स्टिफ यानी कि हार्ड है, और अगर के की वैल्यू स्मॉल है तो स्प्रिंग सॉफ्ट है। के लिए हमने इक्वेशन अरेंज की थी और के हमने ऐसे यूनिट्स निकाले थे न्यूटन पर मीटर। तो डिस्चार्जिंग मैस यानी मैस को छोड़ते ही किस तरह से मोशन जो है वो परफॉर्म होगा, इसको सिर्फ 5 पॉइंट्स के अंदर हमने डिवाइड किया, जो कि आपके लिए याद करना बहुत इजी होंगे। तो समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इंशाल्लाह याद करने में एक दफ़ा समझ आ गई तो आपको बड़ी आसानी होगी। तो सबसे पहले कहता है व्हेन मैस इज़ रिलीज्ड फ्रॉम ए इट स्टार्ट्स मूविंग टूवर्ड्स ओ ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। जब हम मैस को रिलीज़ करते हैं ए से तो वो स्टार्ट कर देता है मूव करना टूवर्ड्स ओ, वो ए से ओ की तरफ जाना शुरू कर देता है क्योंकि उसके ऊपर लग रही है स्प्रिंग की वो रिस्टोरिंग फोर्स। हम इस मैस को छोड़ते हैं, ये ए से ओ की तरफ चला गया। अभी मैंने एनिमेशन को स्टॉप कर दिया। अब ए से ओ की तरफ मूव करते हुए फोर्स डिक्रीज़ करती जाती है। क्यों? जब आप ए से ओ की तरफ जाते हैं तो मीन पोजीशन से फासला कम होता जाता है, और अगर फासला कम होता जाता है तो स्प्रिंग की स्ट्रेचनेस कम होने की वजह से स्प्रिंग की फोर्स कम होती जाती है, लेकिन वेलोसिटी लगातार बढ़ती है। अब यहाँ पे अगर थोड़ी सी कन्फ्यूजन है तो मैं एक मिसाल से पहले क्लियर करना चाहूँगा। फ़र्ज़ करें दो गाड़ियाँ एक ही सिमत में जा रही हैं और पिछली गाड़ी की रफ़्तार थोड़ी सी ज़्यादा है और टकराती हैं तो अगली गाड़ी की रफ़्तार में थोड़ा सा इजाफा होगा। इसी तरह अगर दो गाड़ियाँ एक ही सिमत में जा रही हैं और पिछली गाड़ी की रफ़्तार बहुत ज़्यादा है, अब इस केस में जब वो टकराएंगी तो अगली गाड़ी की रफ़्तार में ज़्यादा इजाफा होगा, कि दोनों केसेस के अंदर अगली गाड़ी की रफ़्तार में इजाफा ही हुआ है, क्योंकि जिस सिमत में अगली गाड़ी मूव कर रही थी पीछे से फोर्स भी उसी सिमत में लगी। तो जब हमारा मैस ए से ओ की तरफ मूव कर रहा था तो उस दौरान डिस्प्लेसमेंट कम होने की वजह से, मीन पोजीशन से फासला कम होने की वजह से फ़ोर्स तो कम होती जा रही थी, लेकिन फ़ोर्स लग तो रही थी। तो चाहे फ़ोर्स कम लगे या ज़्यादा, अगर वो मोशन की सिमत में है तो वो वेलोसिटी में इजाफा करती जाएगी। हाँ, ये ज़रूर होगा कि वेलोसिटी में पहले तेज़ी से इजाफा हो रहा था, अब ज़रा आहिस्ता इजाफा होगा, लेकिन इजाफा वेलोसिटी में होता जाएगा। कब तक? अब स्प्रिंग जो है अपनी पुरानी हालत में आ चुका है। अब स्प्रिंग इस पे फोर्स लगाना बंद कर देगा और वेलोसिटी जितना बढ़ सकती थी बढ़ चुकी होगी। तो हमें ऐसा लगता है कि ये मैच यहीं पे रुक जाएगा क्योंकि फोर्स लगना बंद हो गई है। लेकिन मैं जैसे ही एनिमेशन स्टार्ट करता हूँ ये आगे की तरफ बी की तरफ जाता है। लेकिन इसकी रीज़न क्या है? मैस ओ पर इसलिए नहीं रुकता क्योंकि बेटा अब फोर्स तो ज़ीरो हो चुकी है, लेकिन उसके अंदर जो वेलोसिटी पैदा हो गई थी वो अभी मैक्सिमम है। उस वेलोसिटी की वजह से उसमें जो इनर्शिया है या जो मोमेंटम है वो उसे रुकने नहीं देता और वो मज़ीद अगली एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ चल पड़ता है, जिसको हमने नाम दिया हुआ है बी का। अब ओ से बी पर जाते हुए क्या हुआ? अब ओ से बी की तरफ जाते हुए स्प्रिंग चाहता है कि वो कंप्रेस ना हो, तो वो ऑपोजिट फोर्स लगाएगा ताकि वो दोबारा अपनी मेन पोजीशन पे जा सके। क्योंकि अब फोर्स वेलोसिटी के ऑपोजिट है तो जैसे जैसे मैस पोजीशन ओ से बी की तरफ आएगा, ये फोर्स क्योंकि ओ की तरफ है तो ये वेलोसिटी को कम करती जाएगी, हत्ता कि ये वेलोसिटी जो है बी तक आते आते बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और ये फोर्स मैक्सिमम कंप्रेशन की वजह से मैक्सिमम हो चुकी होगी, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन अभी भी क्या होगी? मीन पोजीशन की तरफ। जब मैस बी पर आके रुक जाता है, वो जो कंप्रेस्ड स्प्रिंग था वो दोबारा उसे ओ की तरफ धकेल देता है और इसी तरह वो दोबारा ओ पर जाता है, लेकिन इनर्शिया की वजह से रुकता नहीं और ए पे चला जाता है। तो ये सिलसिला चलता रहता है। तो मैस कीप्स ऑन ऑसिलेटिंग फ्रॉम ए टू बी बैक एंड फोर्थ। तो ये था कि मैस को डिस्चार्ज करने पे वो मोशन किस तरह से सरअंजाम देता है और फोर्स
हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लाना चाहती है स्प्रिंग को और उसकी रेस्ट की हालत में लाना चाहती है। इसमें आखिरी बात है एक्सेलरेशन पे। कहते हैं हम ये मालूम करना चाहते हैं कि इसके एक्सेलरेशन का मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या ताल्लुक है। ये जो फोर्स स्प्रिंग में होती है वो बराबर होती है F = -kx के, और हम एक्सेलरेशन से ताल्लुक बनाना चाहते हैं तो हमने फोर्स और एक्सेलरेशन का भी एक फॉर्मूला पढ़ा था न्यूटन सेकंड लॉ में, F = ma। तो अगर मैं F की जगह ma लिखूं इस इक्वेशन 1 के साथ कंपेयर करके, तो ये क्या बनेगा, ma = ये फार्मूला। तो ऐसे ही किया, कंपेयर किया 1 और 2 को, ma = -kx। अब देखें m भी कांस्टेंट k भी कांस्टेंट, दोनों भाइयों को इकट्ठा करें जनाब। अगर एक कांस्टेंट दूसरे कांस्टेंट से डिवाइड हो तो आंसर भी कांस्टेंट। जब हम इस कांस्टेंट और इक्वालिटी को ख़त्म करेंगे तो इनकी जगह प्रोपोर्शनैलिटी आएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे जब प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म की जाती है तो उसकी जगह इक्वल टू का साइन और कांस्टेंट आता है। तो रिवर्स कर रहे हैं तो हमें इससे ये रिज़ल्ट मिला कि A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस डिस्प्लेसमेंट के, यानी मैस स्प्रिंग सिस्टम में जितना मैस मीन पोजीशन से दूर होगा, जितना ज़्यादा उसका डिस्प्लेसमेंट होगा मीन पोजीशन से, एक्सेलरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। और नेगेटिव साइन ये शो करता है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ऑपोजिट होगी। तो इस रिलेशन के मुताबिक इस वाइब्रेटरी मोशन में एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मीन पोजीशन से फासले के, डिस्प्लेसमेंट के, और नेगेटिव साइन हमें पता है क्या शो करता है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट होगा हमेशा एक्सेलरेशन। ये रिलेशन साबित करता है कि आपका ये जो मैस अटैच्ड विद अ स्प्रिंग का पूरा सिस्टम था, जब वाइब्रेट करता है तो इसका मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की अब हम तारीफ़ कर सकते हैं कि एक वाइब्रेटरी मोशन जिसके अंदर ये ताल्लुक़ पाया जाए कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव x, यानी कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। अब क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन एक वाइब्रेटरी मोशन है जो कि एक पीरियोडिक मोशन है, तो मैंने कहा था कि हर पीरियोडिक मोशन का एक टाइम पीरियड होता है जिसके दौरान वो अपना एक साइकिल यानी एक राउंड कंप्लीट करता है। तो टाइम पीरियड को हम कैपिटल T से ज़ाहिर करते थे। तो इस मैस स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड है कैपिटल T = 2π√m/k। मैस स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड स्प्रिंग कांस्टेंट पे डिपेंड करता है और कितना मैस आपने उस स्प्रिंग के साथ लटकाया है इस पे डिपेंड करता है। यानी वक्त कम या ज़्यादा कब होगा वाइब्रेशन का, जब मैस आप चेंज करेंगे या स्प्रिंग चेंज कर देंगे कि उसका कांस्टेंट यानी उसकी जो हार्डनेस है वो चेंज हो जाए। आखिर में नोट है कि एक्सेलरेशन जो है वो तब मैक्सिमम होता है जब फोर्स मैक्सिमम होती है और तब ज़ीरो होता है जब फोर्स ज़ीरो होती है। देखें ये बात आपको वैसे भी क्लियर होनी चाहिए कि फोर्स और एक्सेलरेशन का आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ताल्लुक है। एक्सेलरेशन होगा तो इसका मतलब है फोर्स वहाँ पे मौजूद है, अगर फोर्स नहीं होगी तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, अगर एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब वहाँ पे फोर्स लग रही है। इस टॉपिक में आपने जितना इन नोट्स के अंदर लिखा हुआ है ये सारा आपने याद करना है। तो कंक्लूजन में हमने इस रिलेशन की मदद से साबित कर दिया है कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। और यही हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन है। अब बुक में जब आप देखेंगे यहाँ आपको रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन भी मिल जाएगी बुक में, और यहाँ पेज नंबर 5 पे सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन मौजूद है। इसमें एक्सेलरेशन की जगह आपको लफ्ज़ नेट फोर्स नज़र आएगा। इससे बिल्कुल परेशान नहीं होना, नेट फोर्स और एक्सेलरेशन को आपस में रिप्लेस करके लिखा जा सकता है क्योंकि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन समरी में आप देख सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर उसने नेट फोर्स की जगह दोबारा एक्सेलरेशन का जिक्र किया हुआ है, यानी इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं कि एक्सेलरेशन लिखा है या नेट फोर्स। साइड पर ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, कहता है एक जो स्पाइडर है
वो अपने वेब के अंदर, अपने जाल के अंदर किसी शिकार का पता कैसे लगाता है कि जब कोई शिकार उसके वेब के साथ टकराता है और उससे निकलने की कोशिश करता है तो उसका जाला वाइब्रेट करना शुरू करता है और स्पाइडर को पता लगता है जनाब रोटी पानी आ गया। एक बॉडी को एक वाइब्रेशन करने में जितना टाइम लगता है वो टाइम पीरियड कहलाता है। यहाँ हमने मीन पोजीशन से लाइन शो करना शुरू कर दी, स्केल साइड पे कर देते हैं, और ये एक वाइब्रेशन कहलाती है। तो इसे एक वाइब्रेशन बोलते हैं। इस दौरान जितना भी टाइम लगा वो उसका टाइम पीरियड है।